वर्क एनर्जी थ्योरम था, जिसको हमने लिखा था W इज इक्वल टू डेल्टा के। चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। ओके, आज जो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं वो पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप की होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल मेरे ख्याल से आगे वाले स्टैंडर्ड में पढ़ाया था, इलास्टिक पोटेंशियल 11th में दिया है। और मेरे ख्याल से आज आपको वो शेड्यूल भी दे दी होगी, यूनिट टेस्ट वाली। यस सर। यस सर। हाँ, तो Yes, उसमें 4, 5, 6 है, 4, 5 और 6, सॉरी 3, 4, 5, 6 में 3, 4, 5, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो फिफ्थ तक तो हो चुका है बराबर, तो उसी से होगा, उस तरह से प्रॉपर्ली कंप्लीट करके देना है। और इसको इंडिविजुअल सप्लीमेंट में लिखना है, वो नोटबुक वाला था, लेकिन हमने वो स्कूल से वैसा ऐसा है कि इंडिविजुअल सप्लीमेंट में लिख के इसको देना है। मतलब हम जो जिस स्पीड से या जिस मेथड से जा रहे हैं वो कन्वीनियंट है, क्योंकि देखो बोर्ड ने भी 5th चैप्टर तक तो इस मंथ में ले लिया। इसका मतलब उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा जो सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए वो टोटली हो चुका है। ओके, अभी हम 6 के बाद 7, उस तरह से आगे 7 चैप्टर लेंथी है, वो टाइम ज्यादा लगेगा। सिमिलरली 4th चैप्टर में हमको ज्यादा टाइम गया था, 7 में भी ज्यादा जाएगा। लेकिन ये वाली चैप्टर जो है थियोरेटिकल इजी है, थोड़ा न्यूमेरिकली कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा। ओके, अब लास्ट में आपने चेक करें काइनेटिक एनर्जी, हमने 3 फॉर्मूला लिखी थी, K इज इक्वल टू 1/2 mv², बाद में लिखा था p²/2m एंड 1/2 p into v। मास और वेलोसिटी के फॉर्म में, मोमेंटम और मास के फॉर्मेट में, और मोमेंटम और वेलोसिटी के फॉर्मेट में। क्लियर? लेकिन आज हम पहले पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू, आगे वाले स्टैंडर्ड में आपने लिखा होगा mgh। ओके, सपोज अर्थ सरफेस से h हाइट पे, टोटल h हाइट, यहाँ जो ऑब्जेक्ट है इसकी मास m, तो वेट क्या होगा mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सपोज आप यहाँ से फ्री करेंगे तो कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? उसके पास एक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, वो कितनी है mgh। विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस हाइट क्या होगी h, ये डिपेंड ऑन h कहाँ से मेजर करेंगे उस हिसाब से कैलकुलेशन होगा। ओके, इसके लिए रेफरेंस सरफेस होनी चाहिए। ऑलवेज हम mgh लिखते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैंने सपोज बताया कि स्पैन के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो आप बताएंगे mgh, लेकिन इसकी हाइट कहाँ से। सपोज मैं 3rd फ्लोर पे हूँ तो ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर तक, या 3rd फ्लोर पे जो फ्लोरिंग है वहां से ये हाइट, तो डिपेंड आपने कहाँ रेफरेंस सरफेस ली उस हिसाब से हाइट कंसीडर की जाएगी। सर आपको अर्थ सरफेस से चाहिए तो तीनों फ्लोर वाली हाइट लेनी पड़ेगी, तीनों फ्लोर की हाइट लेनी पड़ेगी। हेलो, ओके, तो हाइट तीनों फ्लोर की लेनी पड़ेगी। सपोज 3rd फ्लोर तक है, ओके, अर्थ सरफेस को सपोज आपने कंसीडर किया है तो 3rd फ्लोर तक जाना, तीनों फ्लोर की हाइट लेनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा भी कंसीडर कर सकते कि नहीं 3rd फ्लोर पे जो फ्लोरिंग है वहां से कैलकुलेट करो, तो उसको रेफरेंस सरफेस लेने के बाद ही हाइट कंसीडर होती है। मतलब ये एनर्जी डिपेंड ऑन एच कि आपने हाइट कहां से मेजर की, उस हिसाब से आपको यू की वैल्यू मिलेगी। क्लियर? एक चीज और भी है कि mgh करके जब हम लिखते हैं जैसे वर्क की फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं, वर्क इज इक्वल टू fd cos थीटा। वर्क इज इक्वल क्या लिखेंगे, fd cos थीटा। ओके, कौन सा फोर्स, तो ग्रेविटेशन मतलब mg, डिस्टेंस मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट होगा तो h कितना, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगी, तो मतलब cos 0। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 0? 1 cos 0 1 होगा, इसका मतलब वर्क इज इक्वल टू mgh। और आप लिखेंगे सपोज कि रेफरेंस सरफेस की एनर्जी 0 है तो एट ए गिवन हाइट u इज इक्वल टू mgh। इस तरह की फॉर्मूला कंप्लीट होती है, u इक्वल टू mgh। अब एक चीज और भी है कि सपोज अर्थ सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जा रहे हैं, अर्थ सरफेस का ऑब्जेक्ट कहां ले जाएंगे ऊपर, तो यही वैल्यू माइनस में आएगी। क्यों?
वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, आप ऑब्जेक्ट ऊपर ले जा रहे हैं, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा माइनस mg, मतलब ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाने के लिए उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब हमारी एनर्जी लॉस होगी। ओके, तो उन लोगों ने क्या किया, ऑब्जेक्ट ऊपर ले जाना है तो mgh माइनस में होगा। इसका मतलब जितनी जितनी ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस से ऊपर है, सबके पास पोटेंशियल एनर्जी है, और वो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, जब वो डाउनवर्ड आएगी तब, और ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। इसका मतलब अर्थ सरफेस से जैसे 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 ऊपर जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि नेगेटिव में लिखा है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक गए तो क्या होगा, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी टोटली क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब उन लोगों ने इसलिए कैलकुलेट करके दिया है कि सपोज u इज इक्वल टू माइनस mgh, और सपोज आपने इसको डेरिवेट किया विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब हाइट, तो क्या लिखेंगे, माइनस m and g रिमेन कांस्टेंट, h की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू h1, थर्ड फोर्थ सभी चैप्टर के अंदर हमको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ t मतलब टाइमिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो ऑलवेज 1, तो यहाँ भी डेरिवेटिव ऑफ h विथ रिस्पेक्ट टू h तो क्या हो जाएगा 1, सो du upon dh is equal to minus mg, that is equal to force। इसको क्या लिखा जाएगा, फोर्स। ओके, लेकिन इसको माइनस अब भी लिखा जा सकता है, माइनस इसलिए कि ऑब्जेक्ट ऊपर ले जानी है ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस है। तो इससे एक और फॉर्मूला मिली, F इज इक्वल टू माइनस du अपॉन h। माइक्रोफोन किसका चालू है, माइक्रोफोन बंद कर दो। ओके, तो इससे एक फॉर्मूला बनती है F इज इक्वल टू माइनस du बाई dh। देखो यहाँ h हो सकता है, r लिख सकते हैं, x y कुछ भी लिखेंगे, एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाएगा, F इज इक्वल टू माइनस d डैश अपॉन dx, तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो लिखना है पोटेंशियल एनर्जी, द डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ओके, इसके नेगेटिव साइन होगी तब जाके f, the negative value of derivation of potential energy with respect to distance is called force। F is equal to minus du upon dx। अब देखो एक बार कॉम्पिटिटिव में इस तरह से पूछा गया, चलो आपको पता है कि F is equal to है minus du by dx, लेकिन इक्वल टू उसने पूछा d upon dt, और यहाँ गया रखिए, बताओ डैश में क्या लिखेंगे, ये किसके फॉर्मूला, फोर्स के लिए, फोर्स F इज इक्वल टू माइनस du बाई dh या dx, मतलब ये फोर्स है, F इज इक्वल टू माइनस du बाई dx, लेकिन इक्वल टू d डैश अपॉन dt, तो डैश में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आएगी कि जिससे दोनों इक्वल हो जाएंगे, सर v आएगी, v मतलब वेलोसिटी, हेलो यस नहीं, क्योंकि समझो सपोज आपने वेलोसिटी रखी तो dv अपॉन dt इज कॉल्ड एक्सेलरेशन नॉट अ फोर्स, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओके, डैश में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, ये कॉम्पिट, देखो ये क्वेश्चन भी 4 मार्क्स, इसमें कुछ कैलकुलेशन है नहीं, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक से वो कंटेंट याद रखना है, सब फॉर्मूला जो है, डायमेंशन फॉर्मूला है, यूनिट है, सब क्लियर याद रखना है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ी हुई है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ डैश में क्या लिखेंगे, और कोई आंसर, सर बोलो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ सकती है, नहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ समझो, इसमें आपको सिंगल, देखो मैंने यहाँ u लिख दिया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो u लिखा, तो du अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस du बाई dx, तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ क्या है बताओ, ये यहाँ होगा मोमेंटम, इस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू dp अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्थ चैप्टर में पढ़ा था, सॉरी फिफ्थ में, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, तो ये भी फोर्स की फॉर्मूला है, ये भी फोर्स की फॉर्मूला है, अभी तो बहुत सारी फॉर्मूला कंपेयर कर सकते हैं, m dv अपॉन dt, m d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, तो ये सभी फॉर्मूला किसकी होगी, फोर्स की है।
लेकिन पता चला था कि F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एच या F इज इक्वल टू माइनस डी यू अपन डी एक्स, नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ऑफ फोर्स है। तो फोर्स की तो बहुत सारे फॉर्मूला, F इक्वल टू dp बाई dt भी लिखा था, F इक्वल टू ma भी लिखा था, A इक्वल टू dp बाई dt भी लिख सकते हैं, और वेलोसिटी इक्वल टू बराबर तो एक्सेलरेशन की जगह ये भी पॉसिबल है। ये सभी फॉर्मूला फोर्स की है। कहीं भी कंपैरिजन पूछेंगे आपको पता चलना चाहिए। चलो ये नहीं पूछा तो ये भी कंपैरिजन पॉसिबल है। यहाँ डैश किया ओके तो भी dp अपन dt इक्वल टू ma, सपोज p लिखा तो यहाँ डैश किया तो dp बाई dt इक्वल टू m इंटू ए। ये फॉर्मूला सभी इक्वल है, वो याद रहना चाहिए, तो आप इजीली वो क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर पाएंगे। क्लियर? सर ऐसे बोलो। ऐसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। कॉम्पिटिटिव का मतलब ऐसा नहीं है, समझो, कॉम्पिटिटिव का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कैलकुलेशन है। नंबर ऑफ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे कि जो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आंसर देगा, डायमेंशनल फॉर्मूला भी देता है, ओके, कंटेन वाले क्वेश्चन भी होता है कि डायरेक्ट चीज किस पे डिपेंड करता है, ओके। तो डिपेंड किसी भी नई फिजिकल क्वांटिटी को जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, उसकी यूनिट, उसकी डायमेंशन फॉर्मूला किस पे डिपेंड है, और ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूला याद रहती है, मतलब आपका कंटेंट क्लियर, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। बाद में क्या होगा कि जब आप कॉम्पिटिटिव के एमसीक्यू पढ़ेंगे तो आपको मेथड पता चले कि इस टाइप की मेथड इसमें यूज होती है। एक चीज याद रखो, कभी कॉम्पिटिटिव में एमसीक्यू रिपीट नहीं हुआ, कभी रिपीट नहीं हुआ, लेकिन एक चीज है कि कभी पैटर्न भी चेंज नहीं होती, सिमिलर पैटर्न भी बहुत सारी है, नंबर ऑफ पैटर्न सिमिलर वही पूछी जाती है, लेकिन क्वेश्चन डिफर होता है, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, ओके। सिंपल बात है, गुड सेट एग्जामिनेशन जैसी एग्जामिनेशन के अंदर अभी रिसेंटली 2020 के अंदर पूछा कि 1 ग्राम मास की इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी होगी। ये 6 चैप्टर की फॉर्मूला है, 11th के 6 चैप्टर में, लेकिन लॉजिकल सब लोग जानते हैं 1 ग्राम मास आप एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कितनी एनर्जी मिलेगी, ओके। तो क्या करेंगे, गुड सेट में तो किसी क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स ओनली, इसमें कौन सी फॉर्मूला होगी कि सपोज 1 ग्राम मास है जिसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो आइंस्टाइन की फॉर्मूला यूज करो, E इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर। m कितना, 1 ग्राम मतलब 10⁻³ kg, c मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट 10⁸ होल स्क्वायर, ओके। तो क्या लिखेंगे 10⁻³ 9 इंटू 10⁻16, सो आंसर इज 9 इंटू 10⁻13 जूल। कंप्लीट। रिसेंटली गुड सेट एग्जामिनेशन पूछा कि 1 ग्राम एनर्जी, सॉरी 1 ग्राम मास की एनर्जी कितनी होगी। तो इसका मतलब जो कंटेन है, जो जो फॉर्मूला है, जो ऐसे मतलब यूनिट है, कंपैरिजन करेंगे वो सब, ये कंटेन याद रहेगा तो आपको कभी भी हर बार वो लर्न नहीं कि ये होगा तो ये लिखेंगे, ऐसा नहीं, अपने आप पता चल जाएगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि ये पूछा गया क्वेश्चन है कि माइनस डी अपन डी एक्स इक्वल टू डी डैश अपॉन डी डी, तो यहाँ क्या आएगा, तो मोमेंटम होगा। ये कॉम्पिटिटिव की क्वेश्चन है, डायरेक्ट लिखना है बस। इससे तो मैंने बताया कि सपोज एज फॉर एग्जाम्पल अभी भी जेडब्ल्यू हुई, जेडब्ल्यू वाले एग्जाम जो है, तो ये प्रॉब्लम होता है कि जेडब्ल्यू क्रॉस करेंगे तो हमको एडवांस में जाना, ओके। तो कैसे कंप्लीट करेंगे, तो जेडब्ल्यू की कट ऑफ कभी भी 120 नहीं आएगी, कभी 120 नहीं आएगी। एक सिंपल लॉजिक बताओ, हर सब्जेक्ट के अंदर सिर्फ 10 क्वेश्चन, तो ऐसे 30 क्वेश्चन पूछते हैं जेडब्ल्यू में, 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 मैथ्स, तो हर सब्जेक्ट से ओनली 10 क्वेश्चन जो कंफर्म है कि राइट है, बस वही लिखो, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। तो 3 सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स, 120 कंप्लीट, मतलब एडवांस देना ही है, खुद कॉन्फिडेंस में हो जाएंगे कि नहीं मुझे तो ये काम करना ही है, हो जाएगा। क्लियर? ये कभी 120 कट ऑफ नहीं है, ओपन में कट ऑफ नहीं है 120, कभी भी नहीं, ऑलवेज इससे कम होता है। इसका मतलब हमारा 120 पहले, मतलब जेडब्ल्यू जब दी तब पता चला कि हाँ 120 मार्क्स है ही, मतलब हमको एडवांस देना ही है। तो इस पूरी कैलकुलेशन से थोड़ी प्रिपरेशन करनी तो इजीली हो जाएगा, ओके। तो हमने जो अभी इक्वेशन कंप्लीट किया दर्पण के हिसाब से चेक करेंगे तो 22 नंबर है, कौन सा, 22 नंबर। लिखा है तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्लेन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ओके। सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टोर्ड एनर्जी बाय द वर्चुअल ऑफ द पोजीशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ बॉडी।
सिंपल चीज है, पोजीशन से भी मिलेगा और कॉन्फ़िगरेशन से भी मिलेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की मैंने दो टाइप बताई, ग्रेविटेशनल एंड इलास्टिक। इलास्टिक का जैसे स्प्रिंग आप स्ट्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे तो भी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है, इसलिए उसमें वर्ड कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। ओके, लास्ट में वो भी इन लोगों ने कंपैरिजन करके दी कि सपोज v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ah या x, जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं आप। ओके, और सपोज फ्रीली फॉल करेंगे ऑब्जेक्ट को, हम क्या करेंगे, फ्रीली फॉल करेंगे, तो फ्रीली फॉल के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2ah, ऐसा लिख सकते हैं, 2ah। ओके, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh लिख सकते हैं, क्योंकि वहां एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन कौन सा होगा, ग्रेविटेशन। अब समझ में काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूं 1/2 mv स्क्वायर, सो 1/2 m एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू v square equal to only 2gh, sorry, v square equal to only 2gh, 2 कैंसिल कर दो, सो 1/2 mv square is equal to mgh। इसका मतलब ऑब्जेक्ट आप h हाइट से फ्री करेंगे या उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, जैसा आपने फ्री किया तो डाउनवर्ड आएगी, जैसे जैसे डाउनवर्ड आएगी तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी ही कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होकर काइनेटिक एनर्जी भी आ जाती है। एज फॉर एग्जांपल कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रो किया, तो किस एनर्जी से किया होगा, इस ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर थ्रो कर रहा हूँ, ऊपर के अपर डायरेक्शन के अंदर, तो कौन सी एनर्जी होगी वो, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के साथ ऊपर थ्रो करेंगे, जैसे जैसे वो ऊपर जाता है इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है, अपर पॉइंट पे वेलोसिटी टोटली जीरो, वेलोसिटी टोटली जीरो, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो उस हाइट पे उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी। जब उसको मैंने धक्का दिया ऊपर की ओर तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। अपर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, बट काइनेटिक एनर्जी जीरो। क्लियर। अब जब ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज, और फिर से उस पॉइंट पे आएगा तो उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो मिलेगी। तो इस पूरे पार्ट के ऊपर आपने चेक किया होगा, कहीं काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, कहीं पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। चलो मैंने सिंपल एक एग्जांपल दिया और उससे एमसीक्यू पूछा है तो क्या पूछेंगे, सपोज ऑब्जेक्ट अपर डायरेक्शन में जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना कैसा चेंज होगा, ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी में कैसा चेंज होगा, कैसा चेंज मतलब इंक्रीज होगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आएगी तो, जब ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आएगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर। पोटेंशियल एनर्जी इसलिए डिक्रीज होती है, अर्थ के सरफेस से उसकी डिस्टेंस डिक्रीज होती जाती है, और जैसा जैसा डिस्टेंस डिक्रीज होगा mgh के हिसाब से h डिक्रीज होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सबसे पहले एक काम करो, ये 22 नंबर वाले क्वेश्चन एक बार प्रॉपरली पढ़ लो। कौन सा, 22 नंबर क्वेश्चन एक बार पढ़ लो दर्पण से।
सर डन। ओके ओके। डन। अब देखो, अब नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, सिर्फ 2 डेफिनेशन है। नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फील्ड एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। ये लोगों ने डायरेक्टली लिख दिया, वरना ये टॉपिक एक्सप्रेशन के हिसाब से लेंदी है, लेकिन प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर देंगे, बाद में डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड नहीं पता चलेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंजर्वेटिव है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। और में पहले 3 चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बाकी 3 मैग्नेटिक फील्ड, तो तब ये दोनों में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब देखो कि सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ है, वेट mg, इस हाइट को मैंने y1 लिखा, अर्थ सरफेस से y1 हाइट है, इस ऑब्जेक्ट को अपर डायरेक्शन में ले जाएंगे y2 हाइट तक, y1 से कहां तक, y2। वर्क की फॉर्मूला, सो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स, सो mg, डिस्प्लेसमेंट y2 माइनस y1, क्योंकि यहां से यहां तक गया, सो फाइनल माइनस इनिशियल। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, डायरेक्ट सब चेक कर सकते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ऑब्जेक्ट y1 से कहां जाएगा, y2 की ओर। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट y1 से y2 तक जाएगा, फोर्स रिमेन कांस्टेंट, ओनली वेट इक्वल टू mg। ओके, थीटा की वैल्यू क्या होगी, कितना लिख सकते हैं, थीटा मतलब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कहां लगा, डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट कहां हुई, अपवर्ड, y1 से y2 की ओर, सो एंगल 180, both are in opposite direction. Okay, what is the value of cos 180? What is the value of cos 180? ट्रिग्नोमेट्री तो हो गया होगा ना, समाधान नहीं पढ़ा अभी, तो वैल्यूएशन पढ़ाई होगी ना। cos 180 कितना होगा, -1। सो माइनस mg/y2 माइनस y1 इज अ वर्क। इसका मतलब ऑब्जेक्ट y1 से y2 हाइट पे गई तो वर्क नेगेटिव मिला। नेगेटिव इसलिए मिला कि ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, और अपवर्ड जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। अभी हमने आगे वाले मतलब क्वेश्चन में पढ़ा कि ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस जितनी ऊपर जाएगी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। अब मेरी क्वेश्चन की डिफर है कि यहाँ पाथ जो है वो स्ट्रेट पाथ था, यहाँ से ऊपर कर गया, लेकिन सपोज मैंने पाथ इस तरह से रखा और यहाँ वेट mg, तो वर्क कितना होगा, यहाँ से y1 से y2 गया, सो वर्क माइनस mg y2 माइनस y1। यहाँ भी y1 से y2 जाता है, लेकिन इस तरह से, ये हाइट और ये हाइट इक्वली, मतलब डिफरेंस उतना ही रहेगा। तो उन लोगों ने बताया कि सपोज ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाएगी, किसी भी पाथ पे ऊपर गई, सपोज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, सो वर्क डज नॉट चेंज, मतलब वर्क इज इक्वल टू माइनस mg y2 माइनस y1। इसका मतलब वर्क डिपेंड ऑन ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, सो दिस फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इसको क्या बताया जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स। फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ो, 23 में लिखा, फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन अ बॉडी is path independent and depend on only in the initial and final, such field is known as a conservative field। इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इनिशियली y1 पे था, स्ट्रेट लाइन में y2 पे गया, सो वर्क कैलकुलेट किया W इज इक्वल टू माइनस mg y2 माइनस y1। लेकिन सब वो स्ट्रेट नहीं गया होता, इस तरह से ऊपर गया तो भी उतना ही वर्क होगा। अभी चलो सपोज ये तो पता चल गया कि y1 से y2 जाना है, किसी भी पाथ पे जाएगा वर्क इक्वल करना पड़ेगा। तो अब मैंने एक बात सुनो कि सपोज आप 3rd फ्लोर पे खड़े हैं, नीचे से एक ऑब्जेक्ट ऊपर लाना है, आपके पास 2 मेथड है कि आप ऑब्जेक्ट लेके स्टेयरकेस से ऊपर आएंगे या थ्रेड से ऐसे खींच के ऊपर लेंगे।
तो दोनों की वर्क इक्वल होगी या डिफर होगी? डिफर क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस मेरी बात सर। सुनो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि आप गैलरी में खड़े हैं, थर्ड फ्लोर से देख रहे हैं, नीचे एक ऑब्जेक्ट पड़ी है, आपको थर्ड फ्लोर तक लाना है, तो आप ऐसे खींच के ऊपर ले सकते हैं। सेकंड मेथड, आप स्टेयरकेस से उसको उठा के ऊपर ले आओ, तो कहाँ वर्क ज्यादा होगा कि दोनों इक्वल होंगे? सर चीज तो एक ही हुई है ना। वेट इक्वल है, हाइट इक्वल है, मेरी बात सुनो, वेट इक्वल है, वेट mg, मतलब वो ऑब्जेक्ट तो वही के वही है। मेथड दो है कि आप स्ट्रेट खींचेंगे तो इस तरह से आएगा, स्टेयरकेस से तो घुमा फिरा के आप ऊपर लाएंगे, कहाँ वर्क ज्यादा होगा कि इक्वल होगा? स्टेयर्स में जाने में फिर से स्टेयरकेस एक एक ज्यादा कर होगा। स्टेयरकेस में ज्यादा होगा। स्टेयरकेस पे ज्यादा होगा, तो ऐसा क्यों? थियरी तो ऐसी बता रही कि इक्वल हाइट है। मेरी बात सुनो, डिस्टेंस बढ़ गया ना। हाँ सर डिस्टेंस बढ़, नहीं डिस्टेंस भी सेम है, हाइट डिस्टेंस सेम है, पर हाँ, मैं वही तो बता रहा हूँ कि इनिशियल जहां से वहां से थर्ड फ्लोर पे इस तरह से ला सकते हैं। और देखो मैंने थ्योरी एक्सप्लेन क्यों की कि जब आप ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ले जाएंगे तो भी ये वर्क है, और सपोज इस तरह से पाथ से y1 से y2 जाएंगे तो भी यही है। ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड, लेकिन मेरी क्वेश्चन कुछ डिफर है कि सपोज आप स्टेयरकेस से लाएंगे तो ऐसा घुमा फिरा के लाएंगे, लेकिन इनिशियल फाइनल पोजीशन तो इक्वल ही होगी, दोनों की इनिशियल और फाइनल पोजीशन इक्वल है, मतलब थियरी के हिसाब से मैं ऐसा बता सकते हैं कि वर्क इक्वल होगा, लेकिन नहीं, फिर भी आपको स्टेयरकेस पे वर्क ज्यादा इसलिए लगता है कि स्टेयरकेस पे आते वक्त आप अकेले नहीं आते, आपकी खुद की बॉडी भी लेके आते हैं। यहाँ खड़े खड़े ऐसे आपने ऑब्जेक्ट खींची तो क्या खींचा, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट को ऊपर लिया, लेकिन हम नीचे जाएंगे और नीचे से ऑब्जेक्ट उठा के ऊपर आएंगे तो ऑब्जेक्ट तो लाएंगे, साथ में खुद की बॉडी भी ऊपर लाएंगे। ओके, और इसलिए आपकी बॉडी ऊपर लाने की जो वर्क है वो इतनी वर्क एक्सेस होगी, उतनी वर्क ज्यादा होगी, और गैलरी से खींचेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इतना वर्क करना है कि ऑब्जेक्ट ऊपर आना चाहिए। इसका मतलब स्टेयरकेस से आएंगे तो वर्क ज्यादा लगेगा क्योंकि हमारी बॉडी भी हमको ऊपर लेके लाना है। क्लियर? इतना डिफरेंस है। ओके, और कंजर्वेटिव फील्ड की जो डेफिनेशन मैंने बताई इसी फिनोमेना से बताई कि ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड में इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे किसी भी पाथ पे जाएगा, लेकिन वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, बट वर्क डिपेंड ऑन ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। उन लोगों ने एग्जांपल दी है, ये एमसीक्यू में पूछेंगे। फर्स्ट लिखा ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। एमसीक्यू होगा तो फोर्थ ऑप्शन देंगे जो नॉन कंजर्वेटिव होगा, और उसके एग्जांपल आपको उसके बाद वाली डेफिनेशन में दी है। अब नॉन कंजर्वेटिव पढ़ो। A force is said to be a non-conservative if the work done by the force on a body is part dependent. The work done by such a force is the moving body around a closed path is not zero. मतलब उसने फ्रिक्शन की बात की इसमें। Such field is known as a non-conservative field. देखो नॉन कंजर्वेटिव के डेफिनेशन तो रेयर केस में पूछे गए, नॉन कंजर्वेटिव की जो एग्जांपल दी ना वो सबसे ज्यादा पूछे गए। एक तो दिया फ्रिक्शनल, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स तो हम जानते हैं, आगे फिफ्थ चैप्टर में फ्रिक्शन पढ़ा था। और सेकंड बताया विस्कस फोर्स। विस्कस मतलब लिक्विड के दो लेयर के बीच में, एक लेयर और दूसरा लेयर एक दूसरे के ऊपर रिलेटिव मोशन करेगा, एक की वेलोसिटी कम है, सेकंड की वेलोसिटी ज्यादा है, तो लिक्विड के दो लेयर के बीच में भी फ्रिक्शन लगता है, उसको विस्कस फोर्स बताया जाता है। क्लियर? तो तीन एग्जांपल फॉर कंजर्वेटिव फील्ड या फोर्स एंड दो नॉन कंजर्वेटिव। इसलिए क्या होगा कि जब एमसीक्यू पूछेंगे तीन कंजर्वेटिव एक नॉन कंजर्वेटिव रख देंगे, बताएं कि कौन सा कंजर्वेटिव नहीं है, तो भी मतलब दोनों डेफिनेशन कंप्लीट उसी वर्ड में लिखना आना चाहिए और साथ में साथ इसके एग्जांपल। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सर दर्पण में सिर्फ डेफिनेशन ही है, ये ऐसे सॉल्व नहीं किया हुआ। नहीं, सॉल्यूशन नहीं देंगे, मैंने इसलिए आपको बताया कि फिफ्थ एग्जांपल आपको पता चल जाए, इसलिए मैंने आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी आप जानते थे, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाली डायग्राम से ही एक्सप्लेन किया कि इजीली पता चल जाए कि ये वर्क डिपेंड ऑन ओनली इनिशियल एंड फाइनल, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ओके, उन्होंने डेफिनेशन से ही कंप्लीट कर दिया, इससे ज्यादा उन लोगों ने नहीं दिया। ओके, लेकिन ये जो फॉर्मूला थी वो भी आपके काम में आ सकती है, वर्क इज इक्वल टू माइनस mg/2 माइनस y1 जो मैंने लिखा वो क्या है, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो भी लिख सकते हो, वर्क इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो तो पहले पढ़ चुके हैं, इसको हमने वर्क एनर्जी थ्योरम बताया था। मतलब क्या है कि किसी भी एनर्जी का चेंज वो वर्क होगा,
कहीं ना कहीं एनर्जी चेंज हुई, मतलब उतना इक्विवेलेंट वर्क नेचर में कहीं भी होगा। ओके 24 2 मार्क्स क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस ज्यादा है। इसने लिखा है ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स। इसे तो हमने कंप्लीट कर लिया है, फिर से इसने क्या लिखा, प्रूव करके देना है। F इज इक्वल टू माइनस dv अपन dx। अब v नहीं लिखेंगे, समझो मेरी बात। उन लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी को v करके लिखा, लेकिन आप u लिखो चलेगा, क्योंकि v वॉल्यूम होता है, v वेलोसिटी हो जाती है। अब कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है, u करके लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके सपोज फोर्स लगने से ऑब्जेक्ट डेल्टा एक्स कितनी डिस्प्लेसमेंट करेगा, बट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी डायरेक्शन के अंदर उसने डेल्टा एक्स कितनी डिस्प्लेसमेंट की, तो वर्क क्या होगा, वर्क इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा एक्स। मैंने कॉस थीटा नहीं लिखा बिकॉज बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, therefore cos 0 and cos 0 is equal to 1. So work is f delta x. वर्क आउट क्या होगा, f delta x, but w is equal to delta k also. w is equal to delta k, वो भी हम लिख सकते हैं। अच्छा अब w इक्वल टू डेल्टा के लिखेंगे तो दोनों की कंपैरिजन हो सकती है। डेल्टा k इज इक्वल टू f इंटू डेल्टा x, f इंटू डेल्टा x। ओके आज मैंने एक एग्जांपल दी थी, इस ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, जैसे ऊपर जाएगा काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, डाउनवर्ड आएगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। पूरे पाथ के ऊपर चेक करो, डेल्टा के मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा यू, पहले एक लिख रहा हूँ, एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, k प्लस यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। पूरे पाथ के ऊपर कहीं भी चेक करो जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की एडिशन ऑलवेज आपको कांस्टेंट मिलेगी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की वो एडिशन क्या मिलेगी, कांस्टेंट, जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी बता सकते हैं। दोनों की एडिशन क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। और जब ये दोनों की एडिशन जीरो मिलती है तो ऐसा लिख सकते हैं कि डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, क्योंकि ये उधर शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ रख सकते हैं कि माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा एक्स। क्यों, डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स। बराबर, तो ये फॉर्मूला कंप्लीट कर रही थी। डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, जो नेगेटिव वैल्यू है वो आपको फोर्स देगा। काम करो, इसमें 24 नंबर क्वेश्चन एक बार कंप्लीटली पढ़ लो। और सर 23 लिखना है, 23 लिखना है, दोनों डेफिनेशन और एग्जांपल इसमें लिखना है। बराबर, 24 एक बार पढ़ लो।
सर डन। ओके ओके ओके। आज हमने पढ़ा बहुत कम है, 3 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसको प्रॉपर्ली पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके हाँ, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस उन लोगों ने दिए है ना, जो आपको प्रॉपर्ली कंटेंट वाइज काम में आएंगे, हो सके मैं टेक्स्ट बुक से थोड़ा डिफर भी आपको एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि जिससे आपको इजीली पता चल जाए। क्योंकि आज मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन ये अभी भी प्रॉपर नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट में इसको कंप्लीट करेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है, कैसे डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल टू 0। ओके, इसके लिए कंपेरिजन क्या करनी पड़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला, वो दोनों कंपेयर करेंगे। बराबर सर, एक सिंगल थियरी लिखने की जरूरत है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में आज के लेक्चर कंप्लीट कर देंगे। चलो पहले वो तो क्या है, मैकेनिकल एनर्जी वाला एक थियरी कंप्लीट कर देते हैं। अब देखो, अभी मैंने वो डायग्राम बनाया था, उसी डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये y इज इक्वल टू 0, ऑब्जेक्ट y1 हाइट पे है, यहां से कहा जाएगा y2 पे। ओके, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी, सो माइनस mg/y2 माइनस y1। क्लियर, क्योंकि यहाँ y1 y2 हाइट दी है, तो क्या लिखेंगे, माइनस mg/y2 माइनस y1। ओके, अब सपोज मान लो कि यहाँ वेलोसिटी v1 है और यहाँ वेलोसिटी v2 है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक, ये चेंज इन पोटेंशियल, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, तो फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv2 स्क्वायर और इनिशियल 1/2 mv1 स्क्वायर। इसको भी हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, इसको भी हम सिंपलीफाई कर सकते हैं। कैसे, माइनस mg/2 माइनस माइनस प्लस mg/1। अभी हमने देखा था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी क्या होता है, वर्क। तो दोनों कंपेयर कर दो, ये दोनों क्या कर सकते हैं, कंपेयर। सो माइनस mg/2 प्लस mg/1, 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर। 1 वाले जो भी टर्म है इस साइड रखो, 2 वाले उधर शिफ्ट कर दो। ओके, तो सबसे पहले ये इधर लेंगे 1/2 mv1 स्क्वायर एंड mg/1, यहाँ रखा, ये उधर शिफ्ट कर दो, तो 1/2 mv2 स्क्वायर प्लस mg/2। तो ये फर्स्ट स्टेप के लिए काइनेटिक एनर्जी, ये फर्स्ट के लिए पोटेंशियल, मतलब यहाँ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये ऊपर के लिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो चेक कर, फर्स्ट पोजीशन के लिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड के लिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आती है, इक्वल। तो इससे स्टेटमेंट बना कि k प्लस u इज इक्वल टू कांस्टेंट, किसी भी पार्ट, पूरे पार्ट पे कहीं भी चेक करिए कांस्टेंट, इसको आप मैकेनिकल एनर्जी बताएंगे। डेल्टा के प्लस डेल्टा यू ऐसा लिखेंगे तो 0 हो जाएगा। क्यों 0, क्योंकि अपवर्ड जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, इसका मतलब आंसर 0। ओके, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन है कि k प्लस यू इज इक्वल टू ई, वो लोग कैसे क्वेश्चन करेंगे, k प्लस यू इक्वल टू ई, सो व्हाट इज द डेल्टा k प्लस डेल्टा यू डैश। मोस्ट प्रोबेबल लोग आंसर यहाँ डेल्टा ई लिखते हैं और ऑप्शन गलत। k प्लस u इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब वो मैकेनिकल एनर्जी, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा k प्लस डेल्टा u, तो यहाँ आंसर लिखना होता है 0, नॉट डेल्टा ई। क्लियर, इस पूरे इक्वेशन को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बताया जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बताया जाएगा। उन लोगों ने ये एक्सप्लेन करके दिया है, लेकिन इनिशियल फाइनल ऐसा करके दिया है। आज आप जो टोटल क्वेश्चन बताया मैंने, 22 पहले हमने कंप्लीट किया, 23, 24 और ये जो मैंने बताया 25, लेकिन मैंने इस तरह से एक्सप्लेन किया है, टेक्स्ट बुक में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से कंप्लीट किया है। तो ये 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं, आज इतना ही रखेंगे। क्लियर, तो आज हमने पोटेंशियल एनर्जी वाला जो पोर्शन था, वो भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला, वो कंप्लीट किया है। क्लियर, 4 क्वेश्चन सिर्फ होमवर्क में कंप्लीट करने हैं, आज इतना ही रखेंगे। और सर पेपर कितने 3 बजे आएगा? हाँ, पेपर 3 बजे, आज 3 बजे पेपर ग्रुप पे रख देंगे। ओके, आज थियोरी का टेस्ट है,
क्लियर? थियरी। और वहाँ टाइमिंग मैसेज सिमिलर कर देंगे, कितने टाइम में लिखना है, किस नंबर पे सेंड करना है। ओके सर। चैप्टर 5 की थियरी है ना? यस सर, चैप्टर 5। ओके